बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ेंगे। घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री और इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो हम चालू करते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। किसी अणु को कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से माइक्रोवेव रीजन की लाइट अगर देते हैं तो आणविक घूर्णन संपन्न होते हैं, जिससे हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिस तकनीकी से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्योंकि इस तकनीकी में माइक्रोवेव रेडिएशन यूज होती है, अतः इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। साधारण भाषा में हम कहें तो ये कहें कि अगर मॉलिक्यूल को हम माइक्रोवेव रीजन की लाइट देते हैं या रेडिएशन देते हैं तो मॉलिक्यूल में रोटेशन होंगे। रोटेशन होने से उसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज आएगा, जिससे रोटेशनल क्वांटम नंबर जे चेंज होगा, और उसके जे चेंज होने से हमारे को एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। वह लाइन और बैंड्स के रूप में प्राप्त हो सकता है। उस स्पेक्ट्रम प्राप्त होने के बाद हम उस अणु की संरचना के बारे में बता सकते हैं, और जिस तकनीकी द्वारा ये स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन काम में आता है। अब हम बात करते हैं एक दृढ़ घूर्णी या रिजिड रोटेटर की तरह काम करने वाले द्विपरमाणुवीय अणु के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक दृढ़ घूर्णी बताई हुई है जिसमें दो परमाणु हैं, परमाणु ए और परमाणु बी, और उन दोनों का क्रमशः द्रव्यमान m1 व m2 है तथा वह एक दूसरे से r दूरी पर है। r यहाँ पे साम्य बंधे लंबाई है। ये परमाणु सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र से क्रमशः r1 व r2 दूरी पर स्थित है। माना कि यह अणु AB अपने उस x से गुजरता है जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, तब दोनों ओर के आघूर्ण का मान या मोमेंट्स का मान समान होगा, अर्थात m1 r1 = m2 r2। जब अणु घूर्णन करता है तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मान होगा, वह I जो होगा, इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे, और I जो होगा वह समेशन mi/ri² होगा, जहाँ पर ri mi द्रव्यमान वाले परमाणु की केंद्र से दूरी है। अब द्विपरमाणुवीय अणु के लिए समीकरण 2 के अनुसार, जो समीकरण 2 दे रखा है, I = समेशन mi/ri², तो उसके अनुसार हो जाएगा I = m1 r1² + m2 r2²। अब हम बात करते हैं I = m1 r1² + m2 r2²। अब जैसा हम चित्र के द्वारा बता सकते हैं, r = r1 + r2 है, तो r1 बराबर हो जाएगा r1 - r2। इसी प्रकार r2 = हो जाएगा r - r1। समीकरण 1 व समीकरण 9 द्वारा, 9 जो है उसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि m1 r1 = m2 r - r1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने बेसिकली r2 का वैल्यू रखी है जो कि है r - r1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 r1 = m2 r - m2 r1। अब m1 r1 + m2 r1 = m2 r हो जाएगा। इसका मतलब m2 r जो हो जाएगा उसके बराबर होगा m1 r1 + m2 r1। m2 r = हो जाएगा r1 × m1 + m2, क्योंकि हम r1 कॉमन ले सकते हैं। अब r1 = हमारे पास हो जाएगा m2 r
अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार हमारे पास जो समीकरण 10 आई है, उसी प्रकार हमारे पास दूसरी समीकरण 11 प्राप्त हो सकती है। R2 बराबर हो जाएगा m1 R अपॉन m1 प्लस R2। अब हमारे पास देखो समीकरण 3 दे रखी है। समीकरण 3 क्या है? I इजिकल टू m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। अब इस समीकरण में हम R1 और R2 का मान ऊपर समीकरण 10 व 11 से रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा I इजिकल टू m1 इंटू m2 अपॉन R, m2 R अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 R m1 R अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। यानी कि हमने पहले में R1 की वैल्यू रख दी, दूसरे में R2 की वैल्यू रख दी। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा m1 m2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर R का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से इन दोनों में से m1 प्लस m2 को कॉमन ले सकते हैं। m1 प्लस m2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक नीचे वाला जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू R स्क्वायर। तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा I इजिकल टू म्यू R स्क्वायर। म्यू यहाँ पर रिड्यूस मास है, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। तो I इजिकल टू म्यू R स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 12 में अणु का जड़त्व आघूर्ण I द्रव्यमान व बंध दूरी के पदों पर है। I जो जड़त्व आघूर्ण है द्रव्यमान व बंध दूरी के पदों में है। एक घूर्णन करते हुए अणु के लिए कोणीय संवेग L जो होगा I ओमेगा के बराबर होगा, जो समीकरण 13 में बताया गया है, जहाँ पर W कोणीय वेग है। लेकिन अणुओं का कोणीय संवेग हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, उसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। L इजिकल टू अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, जहाँ पर J का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। J यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर है, पहले ही मैंने बता रखा है कि घूर्णन क्वांटम संख्या है। ये J का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। अब घूर्णन करने वाले अणु की जो रोटेशनल एनर्जी होती है, जो अणु रोटेशन करता है उसकी एनर्जी का मान होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब इस जो कि हमने समीकरण 14 में बता रखी। अब समीकरण 14 को हम ऊपर नीचे I से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई रोटेशनल इज इक्वल टू I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2I। अब I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हम L स्क्वायर रख सकते हैं, जैसा समीकरण 13 में बताया हुआ है कि L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है, तो L स्क्वायर हो जाएगा I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर अपॉन 2I, जो कि समीकरण 15 है। अब देखिए यहाँ पर L स्क्वायर का मान अपन ऊपर से रख सकते हैं। L स्क्वायर का मान क्या है? J इंटू जे प्लस 1 अंडर रूट J इंटू जे प्लस 1 अपॉन H इंटू H अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास ई रोटेशनल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2I इंटू अंडर रूट J इंटू जे प्लस 1 H अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये J का तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और H को H स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास अब समीकरण आ जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं ई रोटेशनल इज इक्वल टू J इंटू जे प्लस 1 इंटू H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, क्योंकि 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और पाई स्क्वायर है ही यहाँ पर, और I हमने यहाँ पे रख दिया। ई रोटेशनल की जगह हम ई जे भी लिख सकते हैं, तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू ई जे बराबर H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू जे प्लस 1, जो कि जूल में है, समीकरण 16 में ये बताया। अब जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए जूल में ऊर्जा को Hc से भाग दे देते हैं। अगर हमारे पास जूल में कोई ऊर्जा है और उसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो हम उसको Hc से भाग दे देंगे, तो हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। तो Hc से भाग देने पर हमारे पास अब जो समीकरण आएगा वो आ जाएगा H अपॉन, अब स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि अपन ने Hc से
भाग दे दिया तो H/8 पाई स्क्वायर IC इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखो H प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि एक कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है। C यहाँ पर प्रकाश का वेग है, ठीक है। I क्या है, जड़त्वाघूर्ण है। तो ये सारे कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हमने एक नया कांस्टेंट रख दिया जो कि B है और उसको हमने घूर्णन स्थिरांक हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण 17 प्राप्त हो जाएगी। ई जे बराबर बी जे इंटू जे प्लस 1। एक्चुअल में जो हमारे पास ई जे आया है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है और वास्तव में सेंटीमीटर इनवर्स में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, तरंग संख्या की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से हमारे को जो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में यानी कि 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, यानी एक रोटेशनल क्वांटम नंबर के चेंज में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका मान प्राप्त हो गया और वो होता है बी जे इंटू जे प्लस 1 के बराबर। अब हम कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है और इसमें सिलेक्शन रूल कैसे लगता है, मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन रूल क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो हमारे को सिलेक्शन रूल जानकारी देता है। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में हम बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे को रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक क्यों उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।